हे भगवान, 5 बज गए और बहू अभी तक उठी नहीं है। उसे कल रात में ही कहा था सुबह जल्दी उठकर मेरी पूजा की थाली तैयार कर देना, लेकिन अभी तक सो रही है। अरे मेरे भीगे हुए बादाम कहाँ है? लगता है रात में बहू भिगोना ही भूल गई है, अभी जगा देती हूँ। विनीता आवाज लगाते हुए अपनी बहू शालिनी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। बहू, ओ बहू, जागो भी अब, कब तक सोती रहोगी? सूरज सर पर आ गया। कमरे में शालिनी आंख मलते हुए खिड़की की तरफ देखती है। 5 बजे कौन सा सूरज सर पर चढ़ गया माँ जी के? अरे बहू, उठना है कि नहीं? हाँ हाँ जाग गई हूँ मम्मी जी, बस 10 मिनट दीजिए। जल्दी कर, जल्दी बाहर आ। शालिनी उठकर बैठ जाती है। तभी विकास करवट बदलते हुए कहता है, सुनो, मैं कल बताना भूल गया था, मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस कर देना, आज वही पहनना है ऑफिस में। अरे यार आप भी ना, अब सुबह सुबह एक काम बढ़ा दिया। शालिनी तैयार होकर कमरे से निकलती है। जी मम्मी जी बताइए। अब कितना बताओ, तुझे बोला था ना मेरी पूजा की थाली तैयार रखना। अरे हाँ, वो कल ये मिट्टू के हॉट चॉकलेट के चक्कर में सब भूल गई मैं। बहू मेरे बादाम। वो तो कल रात को, अरे वो भी नहीं कर पाई थी। वो सारा दिन तो तू घर पर ही रहती है, फिर भी याद नहीं रखती क्या क्या काम करना है। मम्मी जी मैं अभी पूजा की थाली लगा देती हूँ। जल्दी से लगा, और फिर नाश्ता भी बनाना है अभी। बहू आज मेरे लिए उपमा बना देना। आपके अलावा कोई भी नहीं खाता है उपमा। बहू बाकी सबके लिए पोहा बना दे। ठीक है मम्मी जी। शालिनी मंदिर में पूजा की थाली तैयार कर किचन में आती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तब तक उसका देवर भी जिम करके वापस घर आ जाता है। भाभी मेरा प्रोटीन रेडी कर दो ना। अभी देती हूँ देवर जी। भाभी थोड़ा जल्दी, मुझे ऑफिस भी निकलना है। अरे पहले मुझे ऑफिस जाना है। शालिनी मेरी शर्ट। अरे नहीं भैया, पहले मुझे प्रोटीन लेने दो, और फ्रूट्स भी दीजिएगा भाभी। हाँ हाँ बना रही हूँ देवर जी, आप तो घोड़े पर ही सवार रहते हैं। भाभी आज आप देर से उठी है क्या? आपको इतना लेट कैसे हो गया? मिट्टू के स्कूल के प्रोजेक्ट कहाँ खत्म होते हैं? मिलता बच्चों को है, करना मम्मी को पड़ता है। शालिनी की बात सुनकर योगा कर रही उसकी ननद कहती है, तो भाभी मिट्टू की जगह आप ही पढ़ाई कर लो स्कूल में। अगर स्कूल चली गई तो यहाँ कौन संभालेगा? हाँ वो भी है। भाभी मेरा जूस तो देना जरा। हाँ ननद जी ये लीजिए। अरे आओ ना जल्दी, मैं कब तक तौलिया लपेट कर खड़ा रहूं? आ रही हूँ। ननद जी आप अपना जूस ले लीजिए ना किचन से, और देवर जी आप फ्रूट्स को बस मिक्सी में घुमा लीजिए, मैं अभी आई। नहीं भाभी आप ही करके देना, मैं करूंगा तो किचन में फैल जाएगा कुछ न कुछ। अरे देवर जी सीखने में बुराई क्या है, बस बटन ही तो घुमाना है। ठीक है जाइए आप। शालिनी कपड़े प्रेस करने चली जाती है और राहुल किचन में मिक्सी का बटन घुमा देता है। मिक्सी के चालू होते ही उसका ढक्कन उड़ जाता है। भाभी भाभी ये देखिए क्या हुआ। शालिनी भागते हुए कमरे से बाहर आई। हे भगवान देवर जी, आपने तो सब खराब कर दिया। आप ही तो कह रही थी बस बटन घुमाना है। अरे तो हाथ तो रखना था ना ढक्कन पर। अब क्या करूं? अब आप बाहर आइए, मेरा काम बढ़ा दिया आपने। तो अब नहीं मिलेगा प्रोटीन? हे भगवान देवर जी, आप पहले बाहर तो आइए, मैं साफ कर दूं, उसके बाद बनाती हूँ आपका प्रोटीन। अरे मेरी शर्ट तो प्रेस कर दो यार। हाँ हाँ आ रही हूँ। शालिनी किचन छोड़कर कमरे में आ गई और शर्ट प्रेस करने लगी। थोड़ी देर में उसकी सास भी पूजा निपटा कर आ चुकी थी। बहू नाश्ता बन गया क्या? हाँ मम्मी जी तैयार है, मैं अभी आ रही हूँ। हे प्रभु, ये किचन का क्या हाल किया हुआ है बहू। मम्मी जी बस अभी साफ कर दूंगी। ये लीजिए विकास आपकी शर्ट, और आगे से ना मुझे रात में ही बता दिया कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से टिफिन भी बना दो। हाँ ठीक है, पर आप बाहर तो आइए। शालिनी किचन में आकर साफ सफाई करने लगती है। अरे ननद जी एक बार मिट्टू को जगा दीजिए ना, रात भर जाकर प्रोजेक्ट बनाया है, अब क्या स्कूल ले जाकर दिखाएगा नहीं? ठीक है अभी जाती हूँ। अरे बहू तू क्यों राहुल से काम करने को कहती है, तू जानती है ना कैसा है वो। हाँ मैं भूल गई थी, मुझे लगा कुछ तो आ गया होगा अब तो। चल ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता लगा दे, तेरे पापा जी इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी जी। शालिनी सबके लिए नाश्ता लगाकर अपने बेटे को जगाने पहुंच जाती है। देखिए ना भाभी ये उठ ही नहीं रहा है। वो आपको स्कूल नहीं जाना होता इसलिए आपको पता नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। भाभी आप ही समझाओ ना, मैं तो जा रही हूँ। जल्दी उठ जाओ बेटा, कल तो वैसे भी संडे है। आपने 2 दिन पहले भी कहा था कल संडे है। अरे नहीं बेटा, इस बार सच में संडे है। उठ जा बेटा मेरा राजा मुन्ना। ठीक है उठ रहा हूँ। शालिनी मिट्टू को स्कूल के लिए रेडी कर वापस किचन में टिफिन तैयार करने आ जाती है। भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज ना मेरे रूम का थोड़ा हाल ठीक कर देना। हाँ कर दूंगी। वैसे झाड़ू तो लगा दी थी मैंने, पर मजा नहीं है, आप देख लेना ना एक बार। हाँ हाँ आप जाइए, मैं देख लूंगी।
करिश्मा कॉलेज के लिए निकल जाती है और राहुल शालिनी की तरफ देखता है। कर दूंगी देवर जी, आपका कमरा भी सही कर दूंगी। भाभी, आप मेरे मन की बातें कैसे जान लेती हो? मुझे सब पता है। आप अपना टिफिन लीजिए और जाइए ऑफिस। हाँ भाभी, लौटते वक्त आपके लिए कुछ लेकर आऊं क्या? एक देवरानी ले आइए ना, कम से कम कुछ तो मदद हो जाए। मिलेगी तो ले आऊंगा भाभी। कोई जरूरत नहीं है, हम ढूंढ कर लाएंगे। मम्मी यार, ऐसे घबरा क्यों जाती हो? आपके चक्कर में मैं तो लव भी नहीं कर पाया किसी से, मैरिज क्या ही करूंगा। अरे सीधे सीधा ऑफिस जा और सीधा कराना, समझा? जा। चलो मैं भी निकलता हूँ। ठीक है। विकास और राहुल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शालिनी मिट्टू को लेकर बस स्टॉप तक आ जाती है। मम्मी, मैंने कैलेंडर में देख लिया, कल संडे नहीं है। अरे सॉरी बेटा, तुम उठते भी तो नहीं हो ना ऐसे। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी बुआ जितना बड़ा हो जाऊंगा फिर स्कूल छोड़ दूंगा। अरे फिर तो हम तुम्हें कॉलेज में डाल देंगे। यानी ये पढ़ाई कभी खत्म होगी कि नहीं? नहीं। लो चलो, अब बस भी आ गई। बाय मम्मा। शालिनी मिट्टू को छोड़कर घर वापस आ जाती है और सबके जाने के बाद उसके सामने बिखरा हुआ घर पड़ा था। उसके ससुर एक कोने में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और सास उनके पास खड़ी हुई थी। सुनिए जी, आपने अखबार पढ़ लिया हो तो अब मुझे भी दीजिए। अरे भाई, अभी तो खोला है, अभी कहाँ पढ़ लिया? आधे घंटे से उसमें नजरें हैं आपकी, आपने अभी तक पढ़ा नहीं? मम्मी जी, आप भी एक अखबार अलग से खरीद लीजिए ना। हाँ, खरीद ही लूंगे। वो सब छोड़ बहू, घर की हालत एक से कर दे पहले। जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। शालिनी झाड़ू पोछा उठाकर काम में लग जाती है और झाड़ू पोछा निपटाने के बाद उसके सामने गंदे कपड़ों का ढेर था। कहाँ जा रही है बहू? कपड़े धोने। आप बता दीजिए कुछ और कपड़े धोने हो तो। हाँ बहू, वैसे भी ना अब सर्दियों का मौसम आ चुका है तो थोड़े गर्म कपड़े भी धोकर डाल दे, जिससे जब एकदम से ठंड बढ़े तो पहनने को तो हो। ठीक है मम्मी जी, आज निकाल ही दूंगी। शालिनी कपड़े धोकर छत पर सूखने डालकर नीचे आ जाती है। बहू, मैंने पत्ता गोभी काट दी है, तू सब्जी बना ले। और मैं क्या कह रही थी, या तो सूखी सब्जी रहेगी तो साथ में दाल चावल भी बना ले। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ खाना। पहले ननद जी के कमरे की साफ सफाई कर दो थोड़ी सी, उसके बाद करती हूँ कुछ। ठीक है, जल्दी करना, नहीं तो तेरे पापा जी किचन के चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा जी, मैंने कब लगाया चक्कर? हैं? आप किचन में ही खड़े हैं इस वक्त? एकदम बाहर ही हूँ। मैं काम निपटा कर आती हूँ। शालिनी अपनी ननद और देवर के कमरे की साफ सफाई में लगी रहती है और देखते देखते 12 बज चुके थे। बहू, आज खाना देर से मिलेगा क्या? ऐसा था तो मैं थोड़ा ज्यादा नाश्ता कर लेता। अरे बहू, एक ही दिन में दोनों कमरे की सफाई करने की क्या जरूरत थी? चलो अब सवाल जवाब मत करो, बहुत जल्दी से खाना बना दो भाई। बस पापा जी एक बार नहा लूं, फिर बना देती हूँ, कपड़े गंदे हो गए ना। ठीक है। थोड़ी देर बाद शालिनी किचन में खाना बनाने जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। हाँ निशा, बोल। कितनी बिजी हो गई तू, आजकल तो याद भी नहीं करती। अरे यार क्या बताऊं, यहाँ के काम खत्म ही नहीं होते, कोई ना कोई काम तो लगा ही रहता है। रात में भी टाइम नहीं मिलता क्या? तूने अभी तक शादी नहीं की है ना, एक बार कर ले, फिर पता चल जाएगा। अरे यार ये मत बोल, चल तू अपना काम कर, फिर कभी टाइम निकाल कर मिलना मुझे। हाँ हाँ ठीक है। शालिनी फोन रख देती है और खाना बनाने लगती है। मम्मी जी, पापा जी, आइए खाना खाने बैठ जाइए। हाँ बहू, अब तो करिश्मा के आने का भी समय हो गया है, वो आ जाए फिर खाना खा लूंगी मैं। ठीक है पापा जी, आप खा लीजिए। अब अकेले मैं क्या ही खाऊं? ठीक है, जब आप लोगों को खाना हो तो मुझे बता देना, तब तक मैं जरा अपने एक दो काम निपटा देती हूँ। शालिनी अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी पड़ोसन शांति का वहां आना हुआ। अरे शालिनी। मैं तो उससे पहले खड़ी हूँ, मैं नहीं दिखाई दी तुम्हें? नहीं, आज मुझे शालिनी से काम है। अच्छा, ऐसा क्या काम है भाई? शालिनी बेटा इधर आ जरा। अभी आई आंटी जी। बताइए क्या काम है आपको मुझसे? बेटा वो मेरी बहू को ना पापड़ बनाने नहीं आते, तो मैं ये सारा सामान लाई हूँ, तू ये ले और पापड़ बना के दे देना। ठीक है आंटी जी। शांति पापड़ बनाने की सामग्री देकर वापस अपने घर चली गई और शालिनी को पापड़ की तैयारी कर छत पर जाना पड़ा। एक तो किसी को भी कभी बताना ही नहीं चाहिए कि हमें क्या क्या आता है, सबको बस फायदा उठाना आता है। पापड़ बनाकर शालिनी नीचे आई और कमरे में जाकर लेट गई, तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, अब कौन आ गया? बाबू जरा दरवाजे पर देख ले कौन है। जी मम्मी जी, देखती हूँ।
शालिनी कमरे से निकल कर आती है और दरवाजा खोलती है। सामने राजू कबाड़ी वाला खड़ा हुआ था। तुझे भी इसी वक्त आना था? हाँ तो आप ही तो मेरे को फोन की थी, तू नहीं आ रेला, तू नहीं आ रेला। अब देखो आ गया तो चिल्ला रही ली मेरे पे, मैं चला जाता है। अरे चिल्ला नहीं रही हूँ, रुक जा तू यहीं, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। खाना? अरे कबाड़ा, जबान फिसल गई थी मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है, ले आओ आप कबाड़ा। शालिनी घर के कबाड़े को बेचती है और दरवाजा बंद कर ही रही थी कि नुक्कड़ से ही उसकी ननद चिल्लाती है, अरे भाभी मैं आ ही गई हूँ। शालिनी दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ जाती है। तभी विनीता चिल्लाती है, अरे ये कुत्ता कहाँ से घुसाया? कुत्ता? ननद जी नहीं आई क्या? अरे वो तो दुकान पर ही रुक गई। अब बहू यहाँ सफाई करो, कुत्ता पता नहीं कौन से कीचड़ से नहा के आया था। जी मम्मी जी। दरवाजा खुला मत छोड़ा कर बहू, अब देख काम बढ़ गया ना। कोई बात नहीं मम्मी जी। शालिनी बरामदे की साफ सफाई करती है। तब तक उसकी ननद भी घर में आ चुकी थी। भाभी खाना दे तो, अब बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी जी, पापा जी ने भी नहीं खाया है अभी तक। अरे तब तो और जल्दी कीजिए ना। शालिनी सभी को खाना देती है और बर्तन धोकर अपने कमरे में आ जाती है। वो टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ी ही थी कि विनीता उसके पास आवाज लगाते हुए आती है। अरे बहू क्या कर रही है, सो तो नहीं गई ना? नहीं मम्मी जी, सोई नहीं हूँ, बताइए। ये देखिए कितना सुंदर मफलर बना रही है। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छा है ये तो। तो तू ऐसा ही बना देना विकास के लिए। ये पकड़ ऊन और ये सलाइयाँ। लेकिन मम्मी जी एकदम से थोड़ी ना बन जाएगा ये। हाँ लेकिन अभी शुरू तो कर, क्या करेगी पूरी दोपहर? मम्मी जी दोपहर बची कहाँ है, अब तो शाम होने को आई। अरे तू बनाना शुरू कर, फिर शाम की चाय बनाना। ठीक है। शालिनी मफलर बनाने बैठ जाती है और शाम की चाय का वक्त हो जाता है। मम्मी जी चाय के साथ आप कुछ लेंगी? भाभी पकोड़े बना लो ना। अच्छा ठीक है। और थोड़े पापड़ भी सेंक लेना बहू। जी ठीक है। शालिनी चाय पकोड़े बनाकर सबको देती है और खुद भी एक कप चाय लेकर बैठ जाती है। हाँ, अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। शालिनी चाय का कप अपने पास रखकर बैठी ही थी कि तभी मिट्टू उसके पास आया। मम्मी जल्दी चलो, मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम खुद कोशिश करो ना, मैं अभी आती हूँ। नहीं, मुझे खेलने भी जाना है, आप जल्दी चलो। ओह चलो। शालिनी चाय छोड़कर मिट्टू को पढ़ाने पहुंच जाती है। मम्मी अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी वापस आ जाना। हाँ, अब मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। शालिनी वापस आकर चाय का कप उठाती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। अरे यार, चाय तो ठंडी हो गई ये वाली। शालिनी चाय को वापस गर्म करने किचन में आती है। एक कप गर्म चाय भी चैन से नहीं पी पाती हूँ, मशीन की तरह हालत हो गई मेरी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी और उसने चाय गर्म कर अपने कप में डाली। तब तक विकास भी वापस आ चुका था। शालिनी आज तो बहुत थक गया, एक कप चाय तो दे दो यार। हाँ हाँ ला रही हूँ। शालिनी अपना कप उठाकर विकास को देती है और शाम की पूजा करने मंदिर में चली जाती है। अच्छा हुआ बहू, मैं अभी आवाज लगाने ही वाली थी। बताइए ना मम्मी जी, क्या हुआ? अरे वो पूजा की बत्तियां खत्म हो गई है, तू जरा रुई से बना दे। जी अभी बनाती हूँ। शालिनी रुई से बत्तियां बनाने बैठ जाती है। अरे बस बस बहू, इतना बहुत है, ये तो 1 महीने तक चल जाएगी। ठीक है मम्मी जी। तो रात के खाने में क्या बनाऊं? बहू हल्का सा कुछ देख ले, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, बाकी का उन सबसे ही पूछ ले क्या खाएंगे। जी मम्मी जी। शालिनी सबसे खाने के लिए पूछती है और सबकी फरमाइश सुनकर खिचड़ी के साथ सब्जी रोटी बना देती है। भाभी आप तो पूछ रही थी क्या खाओगे, मैंने कहा पनीर बनाओ, पर आपने तो आलू बना दिए। अरे क्योंकि सबको कुछ अलग अलग खाना था तो मैंने आलू ही बना दिए। अब आप यही खा लीजिए। ठीक है, तो अब पनीर कब मिलेगा? कल मिल जाएगा। अच्छा देखता हूँ। नहीं चाचू, कल वो बनेगा पास्ता, मम्मी ने कहा है, तभी तो मैं आज आलू खा रहा हूँ। पर भाभी आपने तो सेव भाजी बनाने को कहा था। हे भगवान, मुझे पता है कल क्या बनेगा। क्या? टिंडे। शालिनी की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है। अब चुपचाप से आप लोग खाना खा लीजिए। कभी कभी तो लगता है बहू तू ही सास है। क्या करूं मम्मी जी, सबको एक ही नाव पर ही तो रखना है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी खाने के बाद कुछ मीठा तो बन सकता है ना? हाँ बहू, सूजी का हलवा तो बन ही सकता। ठीक है पापा जी, बना दूंगी। सबके खाने के बाद शालिनी सूजी का हलवा बनाती है। आहा, आज तो मजा आ गया भाई। अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे भी कॉलेज का असाइनमेंट लिखना है। भाभी सुबह मेरा प्रोटीन ध्यान से बना देना।
सभी लोग शालिनी को काम बोल कर चले जाते हैं और शालिनी किचन में बर्तन धोने आ जाती है। ओफो, इतने बर्तन, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। हाउसवाइफ होना कितना मुश्किल है। शालिनी बर्तन धोकर अपने लिए चाय बनाने रख देती है। बस अब चाय बना लूं, फिर आराम से बैठकर पीऊंगी। वो भी पानी गर्म कर ही रही थी कि विनीता ने आवाज लगाई, बहू इधर तो आना। आई मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, वो बादाम भिगो देना ध्यान से और जरा बाम ला कर दे देना बेटा। अभी लाई मम्मी जी। शालिनी बाम ढूंढकर अपनी सास को देती है। तभी कमरे से मिट्टू आवाज देता है, मम्मी मेरा हॉट चॉकलेट। हाँ बेटा अभी देती हूँ। भाभी एक गिलास दूध मुझे भी देना, उससे ना अच्छी बॉडी बनेगी। अरे भाई क्यों बनानी है बॉडी, सिलेंडर तो मुझे ही बदलना पड़ता है। भाभी आप मुझे बुलाती नहीं हो इसलिए, नहीं तो मैं तो आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा देखते हैं। क्या भाभी, आप तो हमेशा इसकी हेल्प करती रहती हो, कभी कभार मेरी भी हेल्प कर दिया करो ना। बताइए ननद जी, क्या करूं हेल्प आपकी? आप पहले फ्री हो जाओ फिर मेरे पास आना। आप चलिए मैं आती हूँ। शालिनी सबका काम निपटा कर करिश्मा के कमरे में आ जाती है। बताइए ननद जी। भाभी असाइनमेंट लिखना है, एक आध आप लिख दो, एक आध मैं लिख लूंगी। मैं कल दिन में लिख दूंगी, चलेगा ना? नहीं नहीं भाभी, कल तो मुझे जमा करवाना है। शालिनी अपने ननद के कॉलेज का काम करती है और उसे 11 बज जाते हैं। शालिनी थक हार कर किचन में आती है और चाय बनाने रखती है। अब तो चाय पीऊंगी तभी थकान जाएगी। शालिनी चाय बनाकर सोफे पर कप लेकर बैठ जाती है। तभी शांति का कॉल आता है। इस वक्त आंटी क्यों फोन कर रही है? बेटा मैं अपनी छत पर आई थी, तुमने अभी तक पापड़ नहीं समेटे? अरे हाँ मैं भूल गई, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। शालिनी चाय छोड़कर पापड़ समेटने जाती है और नीचे आती है। हाँ अब कोई काम नहीं बचा। वो चाय का कप उठाती है और देखती है चाय तो अब तक ठंडी हो चुकी थी। गरम चाय शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। इतना कहकर वो कप छोड़कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। मम्मी जी, ये फूल यहाँ ठीक नहीं लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर दूं? अरे ऊपर नहीं, आंखों के लेवल पर देख। आज हमारा दिन है, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। सनी बेटा, दिए मत छू, अभी अभी लगाए हैं यार। मैं तो बस देख रहा था पापा, देखना भी मना है क्या नए घर में? तभी पड़ोसी मनमोहन, जो बस अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलता था, सब मेहमानों को हटाते हुए अंदर आते बोलता है, अरे तुम लोग बच्चे पर चिल्लाओ मत, वैसे मेहमानों के लिए नाश्ता भी होता है, वो नहीं दिख रहा। वो भी है मनमोहन अंकल, वेट तो करिए। ओफो, अब क्या हुआ? कैसी बदबू सी आ रही है, एक एयर फ्रेशनर भी छिड़क लेते। मुझे तो लगता है आपने कुछ किया है। चुप। सब हंसने लगे। मनमोहन चेप कर साइड हो गया। पंडित जी को फोन लगाया। हाँ रास्ते में है, बोले 10 मिनट। 10 मिनट? तब तक ये दिया बुझ ना जाए, सनी ना तोड़ दे, बस यही दुआ है। मुझे बताते मैं ऐसे पंडित जी लाता कि थैंक यू अंकल, पर वो आ जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा क्या? वैसे सनी भी किसी पंडित से कम नहीं है। मम्मी क्या मैं घंटी बजा दूं, पूजा जल्दी शुरू हो जाए? नहीं बेटा, पंडित जी आएंगे तभी, अभी मत छूना कुछ। सब चीजों पर पाबंदी है, ये घर है या जेल है? सब हंस पड़े। तभी पंडित जी आ गए। चलिए सब तैयार हो जाइए, मुहूर्त शुरू हो रहा है। हाँ पंडित जी आप आइए। सनी इधर बैठो, इधर। मैं शांत बैठ जाऊंगा शायद। शायद नहीं, पक्का। सब एक साथ बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। आखिरकार उनका सपना पूरा हो चुका था। सब लोग मिठाई ले लो, गर्मा गर्म है। पहले मैं। हाँ हाँ तू ही ले ले। उन सब लोगों को घर सेट करना था। लो बहू, ये आखिरी थाल भी सेट हो गई, अब रसोई भी बन ठन कर तैयार है। जी मम्मी जी, बस पर्दे लगा दूं तो कमरे भी पूरे हो जाएंगे। घर तो स्वर्ग बन गया है, अब बस शांति चाहिए और चाय। घर सेट होते होते 4 दिन बीत गए, लेकिन घर की असली कहानी शुरू हुई रात को, जब राहुल एक मोटी फाइल लेकर बैठा। सामने फैले ढेर सारे कागज, जैसे कोई मुनीम हो। ये कंक्रीटर का बिल, ये इलेक्ट्रिशियन का, ये पेंट वाला, और ये तो उधार की लिस्ट भी है। उसने पन्ना पलटते पलटते गहरी सांस ली और तनाव राहुल के माथे पर उतर आया। शाम हो गई और प्रिया खाना परोस रही थी, पर राहुल उसी फाइल में घुसा हुआ था। खाना ठंडा हो रहा है, सुन रहे हो? हाँ बस ये रकम देखो तो सही प्रिया, अब हमें हाथ रोकना पड़ेगा। घर बनवाने में बहुत खर्चा हो गया, बजट तंग है, EMI भी शुरू होने वाली है, थोड़े समय तक बहुत संभल कर चलना होगा। ठीक है। उसने सिर तो हिला दिया, पर वो भी अंदर से परेशान हो गई। अगले दिन बाजार में सनी खिलौने वाली दुकान के आगे रुक गया। पापा ये वाला रोबोट प्लीज, यही चाहिए। बेटा अभी नहीं, अभी पैसों की तंगी है, बाद में लेंगे पक्का। पर पापा।
अरे मेरे हीरो, एक काम करते हैं, घर जाकर आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? 2 स्कूप। हाँ चलो। प्रिया ने देखा राहुल ने सनी को प्यार से मना लिया, दिल तो लगाया पर मांग टाल दी। वो समझ गई थी कि ऐसे हालात हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी दबानी पड़ती है। पर उसी शाम रसोई में, राहुल जरा एक्स्ट्रा दूध मंगवा दे, मैं और तेरे पापा पीते हैं, कम पड़ जाता है। हाँ माँ, दूध वाले से बोल देता हूँ। प्रिया चुपचाप बर्तन धोते हुए देखती रहती है। एक तरफ सनी का रोबोट टल गया, दूसरी तरफ दूध का निर्णय तुरंत मंजूर। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, पर मन में एक हल्की सी टीस रह गई। उस रात दोनों कमरे में थे। कमरे की हल्की रोशनी दीवार पर पड़कर माहौल को और भारी बना रही थी। प्रिया बोली, राहुल एक बात पूछूं? बोलो ना। सनी ने रोबोट मांगा, तुमने तुरंत मना कर दिया। ठीक है, समझ में आता है, पर मम्मी जी ने एक्स्ट्रा दूध बोला तो तुमने बिना सोचे हाँ कर दी, ऐसा क्यों? राहुल एक झटके में सीधा बैठ गया। प्रिया, वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे पाला है, उनके लिए कुछ भी करना बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मत करो, बस थोड़ा बराबरी। उनके बारे में तुम कुछ मत कहा करो। प्रिया के होठ सूख गए। राहुल भी सीरियस हो गया। अगले ही सेकंड उसे अपने ही शब्द भारी लगने लगे। माफी उसके गले में ही अटक गई। दोनों ने खामोशी को ओढ़ लिया, जैसे ये रात का कंबल हो जिसे उतारना मुश्किल है। राहुल ये गलत कर रहे हैं, पर मैं क्या ही करूं? प्रिया अपनी जगह सही है शायद, पर मैं भी गलत नहीं हूँ। अभी मैं उसे कुछ नहीं समझा पाऊंगा। दिन बीतने लगे, खर्चे बढ़ते गए, तनाव भी। पर उसी शाम का दिन अब 2 हिस्सों में बंट गया था। जरा एक्स्ट्रा दूध मंगवा दे, मैं और तेरे पापा पीते हैं, कम पड़ जाता है। 3-4 बार बुला चुके थे, दूध वाले से बोल देता हूं। एक ही जवाब। प्रिया चुपचाप बर्तन यार, अभी नहीं, बहुत काम है। एक चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और मन में एक बेकाबू दौड़। घर में लेकिन एक दूसरा ही दृश्य था। राहुल, तुम तो बड़ा चमक रहे हो आजकल, नए घर की रौनक है क्या? अच्छा है बेटा, सब मुस्कुराते रहो। हाँ पापा, सब ठीक है। उनके सामने राहुल कभी भी चिंता का एक धब्बा भी नहीं दिखने देता था। माता पिता के लिए उसके चेहरे पर बस मुस्कान की ड्यूटी थी, कड़ी, अनिवार्य और हमेशा ऑन। प्रिया सब देखती, सुनती, समझती रही। एक रात वो बोली, सो जाओ राहुल, बहुत देर हो गई। बस थोड़ी देर और। ओवर टाइम करना सही है, पर इतना ना करो कि तुम्हारी हालत बिगड़ जाए। प्रिया बोलती रही, पर वो छत की ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर उसके सारे बिल, सारे उधार, सारे डर लिखे हो। राहुल सो जाओ प्लीज, मैं भी सो रही हूँ अब। कुछ दिन रात ऐसे ही कटे और फिर सनी का जन्मदिन नजदीक आ पहुंचा। पापा, मेरे बर्थडे पर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे। आखिर मेरे पोते का बर्थडे है, धमाका होगा। नहीं, इस बार सिंपल रखेंगे, हल्का सा केक, 2-4 बच्चे बस। ये क्या बात हुई, ऐसी कंजूसी क्यों बहू? हाँ, सिंपल ही सही है। क्या फायदा ऐसे लोगों को बुलाने का जिन्हें हमारे बेटे से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ये भी सही बात है। कभी राहुल ने सोचा था कि कार्टून थीम रखेगा, बड़ा सा केक, ढेर सारे गिफ्ट। वो चाहता था कि सनी का बचपन कमियों से न भरे, मगर हालात ने सपनों की जेब टाइट कर दी थी। बर्थडे वाले दिन छोटा सा केक मेज पर रखा था। 2-3 पड़ोसी के बच्चे आए थे। चलो बेटा फूंको। मम्मी, पापा, देखो मैंने एक ही फूंक में मोमबत्ती बुझाई। वाह, मेरा चैंपियन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी। हैप्पी बर्थडे बेटा, खूब जियो। राहुल उस शोरगुल वाली खुशी को दूर से देख रहा था। उसकी आंखें सनी पर थी, पर मन कहीं और। काश मैं तेरे लिए वो बड़ा वाला केक ला पाता, वो चमकती सजावट, वो महंगा रोबोट, काश। प्रिया उसके पास जाकर धीमे से बोली, राहुल वो खुश है, सच में खुश है। तुमने जितना दिया उसके लिए वही काफी है। राहुल मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान के पीछे उदासी छिपी थी। अगले दिन प्रिया बाजार सब्जी लेने पहुंची और टमाटर के दाम सुनकर उसके होश उड़ गए। भैया, टमाटर कितने? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? हे भगवान! मैडम, मंडी से ही महंगा आ रहा है, मैं क्या करूं? तो एक काम करो, 250 ग्राम ही दे दो। प्रिया टमाटर लेकर आ गई और घर पर आकर सब्जी बनाते समय वो हर टुकड़ा ऐसे डाल रही थी जैसे सोना बिखेर रही हो। रात को प्रिया मोबाइल चला रही थी। अचानक वो साड़ी फिर सामने आ गई जो बहुत समय से वो लेना चाहती थी। वही डिजाइन, वही रंग, वही चमक। 2-3 साल से उसका इंतजार था, आज फिर से स्टॉक में थी। राहुल सुनो, ये देखो, ये साड़ी स्टॉक में आ गई है। राहुल फोन देखता है और बेमन से कहता है, नहीं प्रिया, अभी नहीं, पैसे नहीं है। पर राहुल, ये दोबारा नहीं मिलेगी। मैं इससे अच्छी दिला दूंगा। अरे पर क्या है यार, चुप जाओ, पता है सब तुम्हें, फिर भी। प्रिया की आंखों में हल्की नमी तैर गई। उसने कुछ और नहीं कहा,
बस साड़ी को विश लिस्ट में डालकर फोन एक तरफ रख दिया। कम, बहुत कम कि काम चल जाए बस। प्रिया, ये तुम सब्जी में इतना टमाटर क्यों कम डाल रही हो? बस थोड़े आज। देखो बहू, घर में कमियां लाओगी तो घर कैसे चलेगा? सब ठीक ठाक डालो। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका गला सूख गया था। मन में डर भी था कि कहीं बोले कि माँ जी पैसों की दिक्कत है तो शायद उन्हें बुरा लगे। बोलना। जी वो ये नई रेसिपी देखी थी मैंने, इसमें कम ही पड़ता है। तू और तेरी रेसिपी। अच्छा चल, जो करना है कर। रात में करवट लेते हुए उसका मन भी किसी विश लिस्ट जैसा हो गया, भरता ही जा रहा था। खरीदने की बारी कभी आ ही नहीं रही थी। सो जाओ प्रिया, आई एम सॉरी। दोनों करवटें बदलकर सो गए। फिर अगले दिन राहुल ऑफिस से लौटा, दरवाजे पर ही रुक गया क्योंकि अंदर उसके पिता पड़ोसी मनमोहन से बात कर रहे थे। संजय जी, मैं सच कहूँ ये पेंटिंग तो ठीक नहीं हुई और ये टाइलें सस्ती लग रही है। ठेकेदार ने बेवकूफ बनाया आपको। हाँ सही कह रहे हो, कुछ तो कमी रह गई। राहुल की सांस जैसे वहीं अटक गई। वो दहलीज पर खड़ा सुनता रहा। उसने महीनों की भाग दौड़, उधार, नींदें, तनाव, सब कुछ उस घर पर लगा दिया था और वही घर अब कमियों की लिस्ट बन गया था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई पर होंठ बंद ही रहे। प्रिया दूर से उसे देखती रहती है। ये शब्द राहुल को किसी चाकू से ज्यादा गहरे काट रहे होंगे। ये मनमोहन अंकल ऐसी बातें जाने क्यों करने चले आते हैं? अरे बेटा आ गया। मनमोहन बता रहे थे कुछ काम ठीक नहीं हुआ। हाँ पापा, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सही कर लेंगे। मनमोहन अभी गया नहीं था, उसने एक और निशाना साध लिया। जी सच कहूँ तो ये जो ऊपर की कार्निस है ना, बिल्कुल गड़बड़ लग रही है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ कांपते हुए काम किया है या आपके बेटे ने कम पैसे दिए होंगे। अरे नहीं, पैसे तो पूरे दिए, शायद कॉन्ट्रैक्टर ही कमजोर था। बात तो है। खैर चलता हूँ, आप लोग देख लेना, नया घर है, परफेक्ट होना चाहिए। वो मुस्कुराता हुआ चला गया और उसके जाते ही राहुल ने चैन की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में मुट्ठी घुसाकर दिल को मरोड़ दिया हो। नया घर, उसका सपना, उसका खून पसीना, पर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। आइए बैठिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। उस रात को कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। राहुल चुपचाप दीवार को देख रहा था। प्रिया ने हिम्मत करके धीरे से कहा, राहुल अगर चाहो तो मेरे मायके से थोड़े पैसे ले लेते हैं, तनाव थोड़ा कम हो जाएगा ना। राहुल का चेहरा जैसे अचानक सख्त हो गया। तुम पागल हो क्या? कभी नहीं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, किसी से भी नहीं। प्रिया हड़बड़ा गई। मैंने बस सोचा तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। बोझ मत कहो, मैं खुद संभाल लूंगा सब, मुझे भीख नहीं चाहिए। राहुल के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, घबराहट थी, बेबसी थी। वो जानता था कि वो गलत बोल गया है, पर उसके अंदर जमा हुआ तनाव अब जगह मांग रहा था और वो प्रिया पर फट पड़ा। प्रिया की आंखें नीची हो गई। अगले दिन शाम को रसोई में राहुल, आज मुझे वो काजू कतली खानी है, बड़ी वाली दुकान से, महंगी वाली, बस आज मन हो रहा है। राहुल ऑफिस से थका हारा आया था, चेहरा बेहाल, आंखें लाल, लेकिन माँ का हुक्म सिर आंखों पर। ठीक है मम्मी, ले आता हूँ। उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन ना कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाता कि घर की ईएमआई उसका खून खींच रही है। उसके लिए सबसे कठिन चीज थी अपनी कमजोरी दिखाना। राहुल सुनो जरा। हाँ क्या हुआ? राहुल उन्हें समझा दो ना, एक बार बोल दो कि पैसा कम है, इससे क्या हो जाएगा? नहीं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो सड़क की ओर चल दिया, कदम जैसे जमीन में धंसते जा रहे हो। प्रिया समझ गई राहुल खुद को चुपचाप कुचल रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता को लगे कि उनका बेटा सब संभाल सकता है, लेकिन राज ये था वो संभाल नहीं पा रहा था। अरे इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? हेलो। ओए भाई, कहाँ मर गया? चल आज मिलते हैं। नहीं यार, फिर कभी, पैसे नहीं है अभी, तंगी चल रही है, बाद में मिलेंगे। मैंने पैसे लाने को कहा क्या? ज्यादा बातें ना बना, जल्दी अपने अड्डे पर आ। पर कोई बकवास नहीं, जल्दी आ। राहुल भी थका हुआ था हर तरफ से। उसने कई महीनों में पहली बार हाँ कहा। वो शंकर के पास पहुंचा। शंकर उसे देखते ही चौंक गया। अरे ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? तू तो पूरा सूख गया है, सब ठीक है? सब ठीक नहीं है शंकर। बोल दे यार, मुझसे भी छुपाएगा क्या? और फिर ऐसा लगा जैसे राहुल के भीतर का दरवाजा अचानक खुल गया हो। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ईएमआई गले पर बैठी है, पिताजी को लगता है सब परफेक्ट है, प्रिया मुझसे दूर होती जा रही है, हर दिन लगता है हाथ में कुछ नहीं बचा। मैं बस थक गया हूँ यार शंकर। उसकी आंखें भर आई। शायद महीनों का दिल में जमा ये सब पहली बार किसी से कह रहा था। भाई तू अकेला नहीं है। मुझे नफरत है खुद से कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। घर भी ठीक नहीं बना, खर्चे भी नहीं रुक रहे, मैं बस। उसे लगा शब्द आगे नहीं निकलेंगे। शंकर ने उसका कंधा पकड़ लिया। देख,
ये ले, जितना चाहिए ले जा, बाद में दे देना। तू पहले खुद को संभाल। आदमी गिरता तब है जब बोलता नहीं। तूने आज बोल दिया, अब आधी लड़ाई जीत ली। पर मैं ये कैसे? अरे रख ले चुपचाप। राहुल के हाथ कांप गए, लेकिन वो भी जानता था उसे जरूरत है। वापस वो काजू कतली लेकर लौटा और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। राहुल, ये पैसे कहाँ से आए? शंकर ने दिए। शंकर ने? तुमने उससे उधार लिया? जब मैंने कहा कि मेरे मायके से थोड़ा ले लो, तब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई थी। तब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगे, और आज दोस्त से ले लिया। ये क्या है राहुल? प्रिया, दोस्त की बात अलग होती है। तुम्हारे मायके से लेने में मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारी इज्जत गिरा रहा हूँ। सॉरी, मैं बस नहीं कर पाया। तो उधार की जरूरत ही क्या? अपने माँ बाप को बताओ ना असल हालत। इतना खर्चा क्यों करना है उनके लिए? मेरे माता पिता ने कभी मुझे एक भी कमी नहीं होने दी। चाहे घर कैसे भी चला हो, चाहे उन्होंने उधार लिया हो, चाहे खुद भूखे रहे हो, पर मेरे लिए कभी कम नहीं होने दिया। मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? कैसे कहूं कि पैसे नहीं है? कैसे उनके सामने अपनी कमजोरियां रख दूं? उसकी आवाज घुट गई। एक पल को लगा जैसे पूरा आदमी उसके भीतर सिकुड़ गया हो। प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार उसने राहुल के दर्द की गहराई देखी। वो अकेला लड़ रहा था और बुरी तरह थक चुका था। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं। बोलते क्यों नहीं? बस यही चाहता हूं, तुम साथ रहो। दोनों लेट गए। फिर अगली शाम अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से किसी ने पीटा। राहुल, बाहर निकल। मेरे पैसे कब देगा? बड़ा घर तो बन गया, पैसे भी दे दे। ये आवाज सुनकर पार्वती डरकर कमरे से बाहर आई। हे भगवान, ये कौन है? किस बात के पैसे मांग रहा है ये? प्रिया अंदर से कांप रही थी। उसके हाथ कांपते हुए सनी को पीछे खींच रहे थे। राहुल दौड़कर बाहर आया। भाई धीरे बोलो, घर पर औरतें बच्चे हैं, चलो बाहर चलते हैं। मुझे पैसे चाहिए, बस आज ही। राहुल किसी तरह उसे शांत करने लगा, समझाने लगा, और काफी देर में उसे वहां से भेजने में सफल हुआ। जब वो वापस लौटा तो घर में सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। राहुल, वो आदमी कौन था? क्या हुआ है, हमें बताओ। अरे पागल आदमी था, बिना वजह चिल्लाने लगा। चिंता मत करो। पर प्रिया जानती थी ये झूठ है। राहुल उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसी दिन सनी अपने दादा दादी को मार्केट ले गया और तब उन्हें महंगाई की असल मार का पता चला। ये भिंडी कितने की? 80 रुपए किलो। 80? कल तक 40 नहीं थी। और ये दाल? अरे इतने में तो 2 किलो आती थी पहले। साहब, महंगाई आसमान पर है। चलते चलते एक आदमी बोला, अरे संजय जी, आपका घर बना है ना? भाई आजकल तो घर बनवाने में आदमी की कमर टूट जाती है। अच्छा किया आपके बेटे ने सब संभाल लिया। संजय और पार्वती वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर कोई अनजान सा एहसास उतर आया, जैसे अचानक किसी ने उनकी आंखें खोल दी हो। उन्हें समझ आया राहुल कितना दब गया होगा। वे घर आकर कभी मिठाई, कभी दूध, कभी कुछ महंगा मंगाते रहे और राहुल हर बार हाँ करता गया। चलिए घर चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। वो लोग घर पहुंचे। पार्वती फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और राहुल के पास बैठ गई। संजय भी पास आ गए। राहुल बेटा, तुमने हमसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? हम बार बार बोलते गए और तुम चुपचाप हमारे लिए सब करते गए। राहुल की आंखें अचानक फैल गई। उसका गला रुक गया। हमें माफ कर देना बेटा, हमने अनजाने में तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा दी। अब कोई जिद नहीं करेंगे, जो है उसी में खुश रहेंगे। पापा, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, बस कोशिश नहीं, सब किया आपने और सब अकेले सहते रहे और मुझे भी कुछ बोलने नहीं दिया। कहते थे मम्मी पापा ने भी बचपन में सब किया, तो मैं कैसे मना कर दूं? अरे बेटा, तू बच्चा था, पर हम तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये भला क्या बात हुई? तू सनी के लिए ऐसा कर तो सही है, हमारे लिए नहीं। राहुल संजय के गले लग गया और सनी, इन दोनों के। प्रिया खुश हो गई और पार्वती भी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सब सुधर गया।